राजस्थान के दिल में बसे एक शांत सीधे सादे शहर रत्नगढ़ में प्रकाश सोनी नाम का एक आदमी रहता था। वो सिर्फ कोई आम निवासी नहीं थे, वो लोकल कम्युनिटी के एक पिलर थे। 30 साल से ज्यादा से उनकी छोटी सी ज्वेलरी शॉप सोनी ज्वेलर्स भरोसे और कारीगरी की जगह थी। प्रकाश अपनी सौम्य मुस्कान, अपने ईमानदार व्यवहार और सोने के हर पीस को बनाने में अपनी बारीकी के लिए जाने जाते थे। वो एक सीधे सादे आदमी थे जिन्हें अपने काम में और अपने साथी शहरवासियों से मिले सम्मान में खुशी मिलती थी। उनकी रोज की रूटीन उगते सूरज जितनी ही तय थी। 10 बजे दुकान खोलना, दिन भर लगन से काम करना और शाम 8 बजे तक अपने परिवार के पास घर लौटना। ये अटूट अनुशासन उनके कैरेक्टर की पहचान थी। एक ऐसी लय जिसकी पूरे शहर को दशकों से आदत हो गई थी। ये कहानी एक आम से मंगलवार 29 जुलाई 2025 को शुरू होती है। प्रकाश हमेशा की तरह अपनी रूटीन फॉलो करते हैं, अपनी पत्नी सरिता को अलविदा कहते हैं और अपनी दुकान की ओर निकल पड़ते हैं। दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही था। ग्राहक आते जाते रहे, कुछ नई खरीदारी के लिए, कुछ पुरानी फैमिली हेirloom की मरम्मत के लिए। प्रकाश हर एक से अपनी खास सब्र और गर्मजोशी से पेश आते थे। वो एक ऐसे आदमी थे जो मानते थे कि उनका काम सिर्फ सोना बेचना नहीं था, बल्कि लोगों के सबसे खुशी के पलों, शादियों, बच्चों के जन्म और त्योहारों का हिस्सा बनना था। जैसे जैसे शाम ढली, आसमान गहरे नारंगी रंग का हो गया। रतनगढ़ की संकरी गलियों में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। लेकिन इस खास शाम को कुछ ऐसा होने वाला था जो प्रकाश सोनी के जीवन की शांतिपूर्ण लय को हमेशा के लिए तोड़ देगा। इस करीबी समुदाय के दिल में सदमे की लहर दौड़ा देगा। टाउन स्क्वायर की घड़ी ने 9 बजाए, फिर 10। घर पर सरिता की चिंता बढ़ने लगी। प्रकाश कभी इतने लेट नहीं होते थे। उनके फोन पर जब सरिता ने कॉल करने की कोशिश की तो वो स्विच ऑफ था। ये बहुत ही असामान्य था। वो आदतों वाले आदमी थे और उनकी समय की पाबंदी पर वो 35 साल की शादी में भरोसा करती आई थी। उनके पेट में डर की एक गांठ कसने लगी। उन्होंने अपने असिस्टेंट को फोन किया, जिसने कंफर्म किया कि प्रकाश ने अपनी दुकान अपने तय समय पर लगभग 8 बजे बंद कर दी थी और उनके साथ एक छोटा सा बैग था। उन्होंने बताया था कि एक क्लाइंट के साथ उनकी एक क्विक मीटिंग है जो एक खास नेकलेस की प्राइवेट व्यूइंग चाहते थे। जानकारी का ये टुकड़ा, जो सुकून देने वाला होना चाहिए था, उसने सरिता की चिंता को और गहरा कर दिया। इतनी देर रात को प्राइवेट मीटिंग और उनका फोन बंद, ये सब समझ में नहीं आ रहा था। आधी रात तक दहशत पूरी तरह फैल चुकी थी। सरिता अपने बेटे के साथ लोकल पुलिस स्टेशन पहुंची। अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने उनकी रूटीन, उनके कैरेक्टर और उनके गायब होने की अजीब परिस्थितियों के बारे में बताया। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह नाम के एक अनुभवी ऑफिसर ने ध्यान से सुना। वो समझते थे कि रतनगढ़ जैसे छोटे शहर में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, प्रकाश सोनी जैसे एक सम्मानित व्यक्ति का अचानक गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी। ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये शहर की सुरक्षा की भावना पर एक हमला था। इंस्पेक्टर सिंह ने सरिता को आश्वासन दिया कि वे तुरंत जांच शुरू करेंगे। हालांकि पुलिस स्टेशन पर पहले से ही एक गहरे डर का साया मंडराने लगा था। रात लंबी थी और सोनी परिवार के लिए ये एक भयानक सन्नाटे से भरी थी। पुलिस की जांच अगली सुबह ही शुरू हो गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और उनकी टीम सोनी ज्वेलर्स पर किसी भी सुराग की तलाश में पहुंचे। दुकान ठीक वैसी ही थी जैसी प्रकाश ने छोड़ी थी, साफ, व्यवस्थित और सुरक्षित। किसी भी तरह की हाथापाई के कोई निशान नहीं थे, कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जो अपने आप में चिंताजनक था। इससे पता चलता था कि प्रकाश दुकान से अपनी मर्जी से निकले थे। टीम ने दुकान और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। दुकान के अपने कैमरे में प्रकाश रात 8:05 पर ताला लगाते हुए दिखे थे। उनके पास उनका रोज का टिफिन बैग और एक छोटा, बिना किसी पहचान वाला कपड़े का बैग था, जिसमें शायद उस क्लाइंट मीटिंग के लिए ज्वेलरी थी। सड़क के नीचे लगे एक कैमरे के फुटेज में उन्हें पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हुए दिखाया गया,
जो रात के बाद शहर का एक सुनसान इलाका होता है। पहला महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू तब आया जब पुलिस ने प्रकाश के मोबाइल फोन पर स्विच ऑफ होने से पहले की गई आखिरी कॉलों को ट्रेस करने का फैसला किया। कॉल लॉग्स में एक ऐसा नंबर सामने आया जो उनके कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं था। इस नंबर ने उनके गायब होने के दिन उन्हें कई बार कॉल किया था। पुलिस ने तुरंत सिम कार्ड को राकेश नाम के एक आदमी तक ट्रेस किया, जो एक पड़ोसी गांव का एक छोटा ठेकेदार था। जब पुलिस की एक टीम राकेश के पते पर भेजी गई तो उन्हें घर खाली मिला। पड़ोसियों ने बताया कि राकेश और उसका छोटा भाई मुकेश पिछली रात जल्दी में निकल गए थे, यह दावा करते हुए कि उन्हें दूसरे राज्य में एक पारिवारिक इमरजेंसी थी। यह अचानक प्रस्थान प्रकाश के गायब होने के साथ मेल खाता हुआ तुरंत एक बड़ा रेड फ्लैग बन गया। दोनों भाई इस मामले में मुख्य संदिग्ध बन गए। इंस्पेक्टर सिंह जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। उन्होंने दो टीमें बनाई। एक को राकेश और मुकेश के मोबाइल फोन सिग्नलों को ट्रैक करने का काम सौंपा गया। दूसरी को उनके गांव में भाइयों के बैकग्राउंड की जांच करने के लिए भेजा गया। बैकग्राउंड चेक से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। दोनों भाई भारी कर्ज में डूबे हुए थे। राकेश ने हाल ही में जुए में काफी पैसे गंवाए थे और वे स्थानीय साहूकारों के भारी दबाव में थे। वे हताश थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह हताशा एक अपराध के लिए एक शक्तिशाली मकसद प्रदान कर सकती है। वे कठोर अपराधी नहीं थे, बल्कि सामान्य लोग थे जो अपनी परिस्थितियों से किनारे पर धकेल दिए गए थे। एक खतरनाक संयोजन जो अक्सर दुखद और अप्रत्याशित परिणामों की ओर ले जाता है। मकसद साफ होता जा रहा था। यह लालच और हताशा से पैदा हुआ अपराध था। पुलिस ने एक संभावित परिदृश्य को एक साथ जोड़ा। राकेश प्रकाश सोनी की प्रतिष्ठा और धन को जानते हुए उसे एक जाल में फंसाया होगा। उसने शायद एक अमीर क्लाइंट या एक गुप्त सौदे के बारे में एक कहानी गढ़ी होगी, कुछ ऐसा जो प्रकाश को एक सुनसान जगह पर मूल्यवान ज्वेलरी के साथ मिलने के लिए मनाएगा। प्राइवेट व्यूइंग एक झूठ था, एक सावधानीपूर्वक गढ़ा गया धोखा जिसे प्रकाश के भरोसे का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया था। योजना सरल थी, जौहरी को लूटना, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे अपराधों में होता है, योजना पूरी तरह विफल हो गई थी। एक साधारण डकैती से कहीं अधिक भयावह कुछ में बदल गई थी। पुलिस अब सबसे बुरे की आशंका कर रही थी और प्रकाश सोनी की तलाश तेज हो गई। ये समय के खिलाफ एक दौड़ बन गई। राकेश और मुकेश की तलाश अब सबसे पहली प्राथमिकता थी। साइबर सेल लगातार काम कर रहा था, भाइयों के फोन सिग्नल ट्रैक कर रहा था। सिग्नल ने शुरू में उन्हें उत्तर की ओर, दिल्ली की ओर बढ़ते हुए दिखाया, जिससे पता चलता है कि वे जितना हो सके उतना दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर सिंह ने हाईवे पेट्रोल और रास्ते भर के पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय किया, संदिग्धों की तस्वीरें और विवरण प्रसारित किए। प्रमुख राजमार्गों पर चेक पॉइंट स्थापित किए गए और बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया। भागते हुए संदिग्धों को घेरने के लिए पूरी राज्य मशीनरी को जुटाया गया। हर गुजरता घंटा महत्वपूर्ण था। पुलिस जानती थी कि अगर भाई दिल्ली जैसे बड़े शहर की विशालता में गायब होने में कामयाब हो जाते हैं, तो उन्हें ढूंढना तेजी से मुश्किल हो जाएगा। दबाव बहुत ज्यादा था, न केवल उनके सीनियर्स से, बल्कि रतनगढ़ के चिंतित समुदाय से भी। इस बीच रतनगढ़ में इंस्पेक्टर सिंह की दूसरी टीम उस पुराने औद्योगिक क्षेत्र की तलाश जारी रखे हुए थी, जहां प्रकाश को आखिरी बार देखा गया था। घंटों की सावधानीपूर्वक खोज के बाद उन्हें कुछ मिला। एक परित्यक्त गोदाम के पास एक कांस्टेबल ने हाल ही में खोदी गई मिट्टी का एक पैच देखा। यह अजीब लग रहा था। टीम ने सावधानी से खुदाई शुरू की। उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि तब हुई जब उन्होंने वह छोटा कपड़े का बैग निकाला जिसे प्रकाश ले जाते हुए देखा गया था। वह खाली था। थोड़ा और गहरा उन्हें उनका मोबाइल फोन मिला, टूटा हुआ और फेंका हुआ। इस खोज से हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह अब केवल एक गुमशुदगी का मामला नहीं था। यह अब साफ हो गया था कि प्रकाश सोनी एक हिंसक अपराध के शिकार हुए थे। साइट को तुरंत क्राइम सीन के रूप में सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम को साइट की जांच के लिए बुलाया गया। उन्होंने मिट्टी के नमूने, टूटे हुए फोन से उंगलियों के निशान
और कोई अन्य संभावित सबूत एकत्र किए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज खोदी हुई मिट्टी के पास टायर के निशानों का एक सेट था। निशान ताजे थे और एक विशेष प्रकार के कमर्शियल लोडिंग रिक्शा के थे। इंस्पेक्टर सिंह ने तुरंत टायर पैटर्न का विवरण सभी चेक पॉइंट्स पर प्रसारित कर दिया। वह जानते थे कि यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। संदिग्ध एक तेज कार या बस में नहीं थे। वे शायद एक ऐसे वाहन का उपयोग कर रहे थे जो अलग दिखेगा। सबूत के इस टुकड़े ने खोज को काफी हद तक सीमित कर दिया और हाईवे पेट्रोल टीमों के लिए तलाश करने के लिए एक ठोस लीड प्रदान की, जिससे खोज एक अधिक केंद्रित मैनहंट में बदल गई। ब्रेक थ्रू उस रात देर से आया। राजस्थान हरियाणा सीमा पर एक चेकपॉइंट पर एक गश्ती दल ने एक लोडिंग रिक्शा देखा जो विवरण से मेल खाता था। उन्होंने नियमित जांच के लिए वाहन को रोका। अंदर के दो आदमी जो स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे, राकेश और मुकेश के रूप में पहचाने गए। रिक्शा के पीछे कुछ तिरपाल के नीचे छिपा हुआ पुलिस को प्रकाश सोनी का सोने का हार और कुछ नकदी वाला एक बैग मिला। दोनों भाइयों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उनकी भागने की कोशिश अधूरी रह गई थी। इंस्पेक्टर सिंह ने जो जाल बिछाया था, आधुनिक तकनीक और पुराने जमाने के पुलिस काम के संयोजन का उपयोग करके आखिरकार उन्हें घेर लिया था। जांच का पहला हिस्सा खत्म हो गया था, लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। पूछताछ में राकेश और मुकेश जल्दी टूट गए। उनके सावधानी से बनाए गए झूठ उनके खिलाफ सबूतों के बोझ तले बिखर गए। राकेश ने पूरे अपराध को कबूल कर लिया। उसकी आवाज डर और पछतावे के मिश्रण से भरी हुई थी। उसने बताया कि वे कर्ज में डूबे हुए थे और विश्वसनीय जौहरी को लूटना ही उन्हें बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता दिख रहा था। उसने प्रकाश को फोन करने और एक बड़ी सोने की चेन के लिए एक आकर्षक सौदे का वादा करके उसे परित्यक्त गोदाम में लुभाने की बात स्वीकार की। उसने जोर देकर कहा कि उनकी योजना केवल उसे लूटने की थी। वे उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते थे। वे सिर्फ सोना और नकदी चाहते थे ताकि वे अपना कर्ज चुका सकें और कहीं और नई शुरुआत कर सकें। हालांकि अपराध ने एक काला और दुखद मोड़ ले लिया था। राकेश के कन्फेसनामे के अनुसार जब प्रकाश सोनी पहुंचे तो उन्होंने उससे ज्वेलरी का बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश, एक मजबूत सिद्धांतों वाले व्यक्ति, ने विरोध किया। उसने पीड़ित बनने से इनकार कर दिया और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। परिणाम स्वरूप हुई हाथापाई में दहशत फैल गई। मुकेश, छोटे भाई, ने प्रकाश के सिर पर पास पड़ी एक भारी लोहे की रॉड से वार किया। एक ही वार घातक साबित हुआ। यह महसूस करने पर कि उन्होंने उसे मार डाला था, दोनों भाई डर गए। अपने निशान मिटाने के एक हताश प्रयास में उन्होंने प्रकाश के शरीर को गोदाम के पास एक उथली कब्र में दफना दिया, गहने ले लिए और भाग गए। डकैती की उनकी साधारण योजना एक ठंडी खून वाली हत्या में बदल गई थी। भाइयों के कन्फेसनामे के आधार पर पुलिस अपराध स्थल पर लौटी और प्रकाश सोनी का बॉडी बरामद किया। उनकी मौत की खबर ने रतनगढ़ में दुख और गुस्से की लहर दौड़ दी। अपनी दयालुता और ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले एक व्यक्ति को सोने के एक टुकड़े के लिए बेरहमी से मार दिया गया था। पूरे शहर ने उनके नुकसान पर शोक मनाया। सोनी परिवार तबाह हो गया था। उनकी हल्की उम्मीद एक भयानक, दिल दहला देने वाली सच्चाई में बदल गई थी। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी और कन्फेसनामे, बरामद हत्या के हथियार और चोरी के गहने सबूत के रूप में होने के कारण राकेश और मुकेश के खिलाफ मामला पुख्ता था। अदालत ने उन्हें डकैती और हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्याय तो मिला, लेकिन यह सोनी परिवार और समुदाय में छोड़े गए शून्य को भर नहीं सका। यह मामला एक कठोर वास्तविकता की दुखद याद दिलाता है। ये दिखाता है कि वित्तीय संकट और लालच से पैदा हुई हताशा कैसे आम लोगों को जघन्य अपराध करने के लिए मजबूर कर सकती है। प्रकाश सोनी की एकमात्र गलती उनका भरोसा था, एक ऐसा गुण जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में पोषित किया। ये कहानी हमें सावधान रहने का आग्रह करती है। जबकि दयालु और भरोसेमंद होना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है सतर्क और अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहना। अजनबियों से सुनसान जगहों पर मिलने के लिए कभी सहमत न हो, खासकर जब कीमती सामान शामिल हो।
अपने परिवार को हमेशा अपने ठिकाने के बारे में बताएं। अपराधी अक्सर हमारे भरोसे का फायदा उठाते हैं। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। सतर्क रहें, जागरूक रहें और जब कुछ गलत लगे तो कानून की मदद लेने में संकोच न करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।